नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त चर्चा हम करेंगे राफेल की। राफेल पे जो नए डिस्क्लोजर्स हुए हैं, जो नए कागजात सामने आए हैं, जो फ्रांस की वेबसाइट है मीडिया पार्ट, उसके हवाले से वो बहुत चौंकाने वाले हैं, सनसनीखेज भी हैं और बहुत ही हैरत अंगेज इसलिए क्योंकि अब तक ये जानकारी थी कि दरअसल जो किकबैक वाला मामला है वो पूरा का पूरा मनमोहन सिंह की सरकार में 2007 से लेकर 2012 के बीच में थी। लेकिन जो अब ताजा जानकारी मिल रही उसके हिसाब से एक रक्षा सौदे का जो दलाल, उसका नाम सुषेण गुप्ता, उसके घर पे 26 मार्च 2019 को एक छापा पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा। उस छापे में दो बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हाथ लगे। जो जानकारी में एक डॉक्यूमेंट वो है जिसमें उनके पास बेंचमार्क प्राइस डॉक्यूमेंट, यानी जो राफेल को लेके जो डील हो रही थी, कीमत को लेके, दाम को लेके जो सारी बातचीत चल रही थी, जो भारत के डिफेंस मंत्रालय की टीम बात कर रही थी, उसके सारे के सारे डिटेल्स इस आदमी के घर पे मिले, जो क्लासिफाइड है, जो उसके घर पे नहीं होना चाहिए। दूसरा एक डॉक्यूमेंट मिला, एक नोट था जो 24 जून 2014 को का लिखा हुआ था, जिसमें सुषेण गुप्ता दसवां की जो कंपनी है उसके अधिकारियों के साथ कह रहा था कि मैं आपकी मुलाकात एक पॉलिटिकल हाई कमांड के साथ करा सकता हूं। ये चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि आपको याद होगा मई 2014 में ही सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, और उनके सरकार बनने के तकरीबन 3 हफ्ते या 2 से ढाई हफ्ते के बीच में ये चिट्ठी, ये नोट मिलता है। इसका मतलब इस आदमी की पकड़ इतनी थी कि उस वक्त भी दावे कर रहा था, जिस सरकार को बने महज कुछ हफ्ते हुए थे, कि वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल हाई कमांड से बातचीत करा सकता है। अब इस संदर्भ में हम आज संजय सिंह से बातचीत करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। लेकिन उससे बड़ा परिचय इनका यह है कि राफेल के मामले में सीबीआई के पास इन्होंने कागजात पहुंचाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसमें भी इन्होंने अपने आप को इंप्लीट कराया था। अब और जब संजय सिंह ने इस मामले को उठाया था तो अनिल अंबानी की तरफ से इनके ऊपर एक लीगल नोटिस भी आया था, जिसमें उनके ऊपर कई 100 करोड़ का मुकदमा करने की बात की गई थी। और पता नहीं मुकदमा का, मुझे तो उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो थी। तो 5,000 करोड़ का लिटिगेशन किया गया था। हाँ, 5,000 करोड़ का इनके घर वगैरह छापा मार लिया, शायद 5 रुपए भी न मिले, 5,000 करोड़ का छापे की बात थी। तो संजय सिंह का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल है आलोक जोशी जी भी हमारे साथ संजय सिंह से सवाल पूछेंगे। तो संजय जी, ये जो सुषेण गुप्ता के यहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो नए डिस्क्लोजर्स में, सबसे पहले तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था पूरा मामला खत्म हो गया है, इस मामले में कोई दम नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। आशुतोष जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बात आपने कही, मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले को एक बार फिर से हम लोगों को याद करना चाहिए। जब ये राफेल डील हुई और इसमें 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो पूरे देश में इस पे सवाल खड़ा हुआ कि 3 गुने ज्यादा महंगे दाम में क्यों राफेल खरीदा जा रहा है। राफेल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप लगना शुरू हुए, और ये आरोप कोई हवा में नहीं लगे, उसके तमाम तथ्य, तर्क और प्रमाण सामने थे। एक कंपनी बनती है 28 मार्च 2015 को, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, और उस कंपनी को 12 दिन के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं 10 अप्रैल 2015 को, तो हजारों करोड़ रुपए की राफेल डील हो जाती है। और जब वो कह के आते हैं वहां पे कि 36 राफेल अब हम खरीदेंगे फ्रांस से, तो आपको जान के हैरानी होगी कि कोई टेंडर नहीं हुआ उसका। पहली बात तो एक रक्षा सौदे में, और इतने बड़े हजारों करोड़ के रक्षा सौदे में, विदाउट टेंडर, बिना किसी नए टेंडर के आपने पुराने टेंडर को कैंसिल कर दिया, पुरानी डील को कैंसिल कर दिया, और आपने एक ऐसी अनुभवहीन कंपनी को उसमें ठेका दिलवा दिया जिसका साइकिल का नट बोल्ट बनाने का अनुभव भी नहीं था। आशुतोष जी, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड 12 दिन पहले बनी हुई कंपनी थी, जिसको लड़ाकू विमान बनाने का कोई दूर दूर तक अनुभव नहीं था। और इसके अलावा इससे अलग क्या था, एचएएल के साथ मैं करेक्ट करूंगा, 13 मार्च 2014 को अंतिम जो बयान आया है डेसॉल्ट के सीईओ का, उन्होंने कहा है कि हमारी एचएएल के साथ डील लगभग फाइनल है, 98% डील फाइनल है, और ये फाइनलाइज होने जा रही है। बिल्कुल अब हम लोग राफेल रक्षा सौदे को
बिल्कुल अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और उसमें जो क्लॉज थे, हमें नहीं भूलना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी क्लॉज था जी। उसमें यह भी था कि अगर भारत में एचएएल उसका राफेल को बनाएगा भविष्य में आने में, और उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट, ये शर्त हटा दी गई। 3 गुना ज्यादा दाम में, महंगे दामों में खरीदा गया। और जब ये सारे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सबसे बड़ा मजाक देश की सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, रंजन गोगोई जी उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो अब मैं उनके बारे में ये बात बोल सकता हूं। उस समय शायद बोलता तो मेरे ऊपर डिफेमेशन का भी केस हो जाता। मैंने बोला भी था कि जो एक जिले का नायब तहसीलदार ऑर्डर नहीं देगा, वो ऑर्डर देश के चीफ जस्टिस ने दिया था। और वो कैसे मजाक था आशुतोष जी? वो मजाक इसलिए था कि जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर में लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सीएजी ने राफेल रक्षा सौदे की ऑडिट कर ली है, और वो ऑडिट रिपोर्ट पीएसी के सामने, जो पार्लियामेंट की एक सम्मानीय समिति है और बहुत महत्वपूर्ण समिति है, लोक लेखा समिति, उसके सामने उस रिपोर्ट को रखा जा चुका है और पीएसी ने भी उसकी जांच कर ली। अब आप सोचिए, गलत तथ्य, गलत जानकारी, झूठ बोलकर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश ले लिया, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, देखो हमें राफेल रक्षा सौदे में क्लीन चिट मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया, जब हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग हैरान हुए। पैरा 25 में ये क्या लिख दिया, न पीएसी के सामने राफेल की सीएजी की रिपोर्ट गई, न सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हुई, तो ये बात कैसे सुप्रीम कोर्ट लिख रहा है? तब उसमें एक और मजाक हुआ। हम लोगों ने जब पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की, तो दूसरा मजाक क्या हुआ कि केंद्र सरकार फिर गई, उसने कहा साहब, चीफ जस्टिस साहब, गोगोई साहब, देखिए आप भले ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन आपको ग्रामर नहीं आती, आपको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, हम आपको सिखा रहे हैं अंग्रेजी। हमने ये कहा था, आपने ये पढ़ लिया। हम तो कहना चाह रहे थे, आपको प्रोसीजर समझा रहे थे, आपको प्रोसीजर नहीं मालूम था, हम तो प्रोसीजर बता रहे थे, आपने गलती से कुछ और पढ़ लिया। आप देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ग्रामर पढ़ा रहे हैं? इतने महत्वपूर्ण मामले में मजाक कर रही है केंद्र की सरकार। तो गलत तथ्य के आधार पर, जो बात आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरीके से 1000 बार मैं कहूंगा, गलत जानकारी, गलत तथ्य और केंद्र सरकार द्वारा झूठ बोलकर लिया गया। अब जो बात आप कह रहे हैं, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट, जिसमें सुसेन गुप्ता की दलाली का मामला सामने है, और इसमें कांग्रेस के कार्यकाल का भी जिक्र है और बीजेपी के कार्यकाल का भी, मोदी सरकार का भी जिक्र है। मेरा इसमें साफ तौर पे कहना है कि 65 करोड़ रुपए के रिश्वत का मामला है ये, जो मीडिया पार्ट ने जानकारी दी है। और ये जानकारी कोई आपको अपने से नहीं मिली, ये जानकारी 2018 में मॉरिशस के अधिकारियों ने सीबीआई और ईडी के साथ शेयर की है। अक्टूबर 2018 में, याद रखनी चाहिए तारीख आशुतोष जी, जिसके बाद आलोक वर्मा के दफ्तर पे छापा पड़ा था। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा इसी मामले में कार्रवाई करने जा रहे थे, ऐसी खबरें थी। और उसके बाद सीबीआई के दफ्तर में इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि दिल्ली पुलिस से छापा मरवाया गया मोदी सरकार के दौरान, और आलोक वर्मा को हटा दिया गया। तो ये कोई सामान्य मामला नहीं है जो अब खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2018 से ये जानकारी सीबीआई और ईडी के पास थी, आज तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इसमें एक तथ्य और सामने आया था, हमें नहीं भूलना चाहिए। वो तथ्य क्या था? वो तथ्य ये था कि पूर्व राष्ट्रपति ओलांद की जो गर्लफ्रेंड थी जूली, उसकी एक फिल्म बनाने की कंपनी है, उसमें संजय जी 16 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट किया था अनिल अंबानी ने। तो ये तमाम जान है जो समय समय से आप इसके राफेल रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार से संबंधित आती रही। मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन पुरानी बातें दोहराना इसलिए ज्यादा जरूरी थी कि वो शायद बातें लोगों की स्मृति से निकल गई हो, तो ये सामने आना जरूरी है। संजय जी, ये इस मामले में संजय जी, एक मिनट में आपको टोक रहा हूं। संजय जी, इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 65 करोड़ की दलाली जो है 2007 से लेकर 2012 के बीच में यूपीए की सरकार थी उसने खाई। लेकिन इस और
बात क्यों नहीं की जाती कि जो बातचीत इधर हुई है कि भाई जो सुषेण गुप्ता के पास से जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो प्राइसिंग के को लेकर पूरी डिबेट है, जो पूरी एक्सेल शीट है, वो उसके पास मौजूद मिलती है। क्या ये सामान्य घटना है? क्या आपको लगता है कि किसी दलाल के पास इस तरीके से डॉक्यूमेंट का आना ये आसान सी बात है? और अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या निकलता है? में ऑफिशियल सीक्रेट का लीक होना है आशुतोष जी, ये सामान्य मामला कैसे है? एक रक्षा सौदे में ऑफिशियल सीक्रेट लीक होना, ये तो सरकार की विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये देश के साथ गद्दारी है, धोखा है, इस राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप अपने देश के रक्षा सौदे की सीक्रेट एक दलाल के साथ लीक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, या उसके पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच रहा है, तो इस पे जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि उस समय एक सेक्रेटरी ने भी अपनी डिसेंट नोट लगाई थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, शायद राजीव वर्मा या क्या, डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने भी अपनी एक अलग राय रखी थी और इस पे आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई। तो ये तो इसमें ऐसे तमाम तथ्य सामने आए हैं। रिलायंस डिफेंस को 290 एकड़ जमीन दी जाती है नागपुर के आसपास, 290 एकड़ जमीन। आप बताइए मुझे, इतना खुला करप्शन, इतना खुला भ्रष्टाचार का प्रमाण जिस मामले में हो, उसमें पूरी की पूरी सरकार मौन बैठी हो। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं आशुतोष जी, मान लीजिए 2007 से 2012 तक 65 करोड़ रुपए की दलाली सुषेण गुप्ता को कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान दिया गया। उसके बाद 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदने का गुनाह मोदी सरकार ने किया। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट लीक होने का गुनाह ये इस मीडिया पार्ट की जानकारी में सामने आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड का नाम सामने आ रहा है। तमाम ये जो जानकारियां आ रही हैं, इस पे जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई कांग्रेस दोषी है या मोदी सरकार दोषी है, आप जेपीसी बना दो। सारी पार्टी डिमांड कर रही है, शुरू से डिमांड कर रही है कि इसमें एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, आप बना दीजिए, इसकी जांच करा लीजिए। अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो जी, अगर वो कह रही है कि कांग्रेस ने रिश्वत खाई है, तो आप बनाइए। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो शौक से बना देना चाहिए जेपीसी, आपको पता चल जाएगा इसमें दूध का दूध, पानी का पानी। तो ये कोई इसमें कहीं कोई शक की कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि राफेल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार तो हुआ ही है, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उसको छिपाने के लिए तमाम कार्रवाइयां की गई समय समय पर, और जब तक इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन या एक प्रॉपर जांच, या इस पे कोई जेपीसी बना के या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई जांच नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई न्याय मिल पाएगा या दोषियों पे कार्रवाई हो पाएगी। जी संजय जी, दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ें तो और होंगे। एक तो सवाल, अभी आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जिक्र किया, तो आपने जिस वक्त याचिका दायर की थी इस मामले पर, उस वक्त आप भी कुछ तथ्य लाए होंगे। वो फैक्ट्स आपके पास कहां से आए थे? क्या तब वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन नहीं था, या आपने पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपनी याचिका दायर की थी? और दूसरी बात, जब मामला मीडिया पार्ट का सामने आ रहा है, मैं दोनों चीजें एक साथ पूछ लेता हूं। जब ये मीडिया पार्ट का ये रहस्योद्घाटन हो रहा है कि मॉरिशस के और एजी ने यहाँ सीबीआई को जानकारी दे दी थी कि इसमें इतनी रिश्वत खाई गई है, और सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये मामला अब खुला है। आपको लगता है कि जो लड़ाई आपने तब शुरू की थी, अब वो लड़ाई आगे बढ़ाई जा सकती है, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी? बिल्कुल ठीक आपने पूछा। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसमें फिर एक बार मौका मिलेगा और इस मामले को मैं वहां उस मंच पर उठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राफेल रक्षा सौदा एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसा मेरा सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि प्रमाण के साथ और जानकारियों के साथ ये मानना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारी सरकार ने स्वीकार किया है, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि अगर 126 विमान खरीदे जा रहे थे, उसकी जगह 36 खरीदा जा रहा है। अगर राफेल रक्षा डील जो हुई है 526 करोड़ की जगह 1670 करोड़ रुपए में हो रही है। अगर एक अनुभवहीन कंपनी, जिसका लड़ाकू विमान बनाने के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, बल्कि साइकिल का नट बोल्ट बनाने का अनुभव भी नहीं है,
रिलायंस डिफेंस 12 दिन पहले बनी हुई कंपनी को इतने हजारों करोड़ का ठेका दिया गया, तो क्यों दिया गया? 290 एकड़ जमीन दी गई, तो क्यों दी गई? अंबानी ने पूर्व राष्ट्रपति के गर्लफ्रेंड के फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाया, तो क्यों लगाया? तो ये फिल्म बनाने की कंपनी में पैसा लगाया, तो क्यों लगाया? तो ये सारे सवाल ये अपने आप में पर्याप्त हैं, जो कि सरकार से पूछे जाने चाहिए और जो साबित करते हैं कि राफेल रक्षा सौदे में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट को लीक होने की बात तो जो अभी मीडिया पार्ट की खबर आई है उससे साबित होती है कि एक घोषित दलाल, जो जिसका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में भी आ चुका है, वो ऐसे दलाल के पास वो सारे कागजात रेट से रिलेटेड कैसे पहुंच गए, कैसे उसके पास वो सारे कागजात थे, ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली पे और उनके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का खुला वायलेशन। संजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो रेड पड़ी थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ये 26 मार्च 2019 को पड़ी थी। जो डॉक्यूमेंट सरकार के पास, इसका मतलब 26 मार्च 2019 को सरकार के पास ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली था कि जो राफेल को लेके जो डील हो रही थी उसकी सारी की सारी जानकारी राफेल कंपनी के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और रक्षा सौदे का दलाल के पास जानकारी थी। इस पूरे मामले में 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर्स दे देता है, फाइनल पिटीशन को डिसमिस कर देता है। यानी मार्च से नवंबर के बीच में अगर आप देखें तो तकरीबन 6 महीने का वक्त है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी सीलबंद लिफाफे में? अगर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर आपको लगता है कि उस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई, क्योंकि जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उसमें इस जानकारी का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है। ये जानकारी छिपाई गई। अब वो ईडी के स्तर पे छिपाई गई या किस स्तर पे या सरकार के पास थी, उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई, ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, फिलहाल जो ऑर्डर हम लोगों को मिला है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि सुसेन गुप्ता पे कोई रेड हुई या उसमें ऐसे कागजात उसके पास मिले जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन है, या उसके पास रक्षा सौदे से संबंधित गंभीर जानकारियां थी। ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। तो ये एक नई जानकारी है, नया तथ्य है। और ये जानकारी की मॉरिशस के अधिकारियों ने जो वहां के अटॉर्नी जनरल ने जो शेयर किया है सारे डिटेल्स सुसेन गुप्ता से संबंधित, यहाँ की सीबीआई और ईडी के साथ, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो भी नहीं बताया गया। और मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2018 की ये घटना है जिस दौरान आलोक वर्मा के दफ्तर पे छापा मारा गया था और उनको फिर उसके बाद हटा दिया गया था अपमानित करके। तो ये भी एक उस समय चर्चा थी कि शायद वो राफेल के मामले में कोई एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे। तो इसमें कई चीजें हैं, कई पाप और गुनाह है जिसको छुपाने का मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। अब अगर इसमें दोबारा कोई उम्मीद जगती है तो पार्लियामेंट में अगर कोई जेपीसी बनाने का ऐलान सरकार करे, जो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार करेगी, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों में से कोई जाए और फिर से ये नई जानकारियां उनके साथ याचिका दाखिल करके शेयर करे और इस पे कार्रवाई की मांग करे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बारे में देखना होगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। बाकी जो सरकार खुद इस करप्शन में, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ये अपने स्तर से कोई कार्रवाई इसमें करने जी। तो जो बात आप कह रहे हैं, आपसे मैंने पूछा कि आप लीगली और पॉलिटिकली कैसे लड़ेंगे, तो आपने अभी कहा जैसे कि हम में से कोई जाए, तो हम तीनों में से तो आप ही जा सकते हैं। आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा मैंने उन याचिकाकर्ताओं को भी जोड़ा अपने साथ, जो सिन्हा जी, अरुण शौरी जी या प्रशांत भूषण जी और जो बाकी याचिकाकर्ता थे, उनमें से भी कोई जा सकता है। कोई बातचीत आपस में हो रही है इस बारे में, कोई कोऑर्डिनेशन, जो लोग उस वक्त याचिका लेकर गए थे कि इस वक्त क्या करना चाहिए? यशवंत जी से कल बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल तो अभी कोई बात नहीं हुई है मेरी, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं कल इस बारे में उनसे बातचीत करूंगा। मैंने ये जरूर सोचा है कि 29 तारीख से जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो उस दौरान दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत करके
और जेपीसी की जो मांग थी उसको फिर से दोहराना चाहिए, क्योंकि नई जानकारियां राफेल घोटाले से संबंधित आई हैं, तो इस पे एक जेपीसी बननी चाहिए। और अगर अब बीजेपी भी ये कह रही है कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ तो उनको बनाने में आपत्ति क्या है, आप जांच कराइए इसकी। तो आप आपको संसद में आप बीजेपी के नेताओं के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे? दलाली का मामला था और पूरी की पूरी सरकार उस पर चली गई, और आज इतनी सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं कुछ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कहीं कोई कार्रवाई होने के लिए तैयार नहीं। संजय जी, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरकार बनने के 3 हफ्ते के अंदर ही ये जो रक्षा दलाल है, ये रक्षा दलाल दसों के अधिकारियों से कहता है कि मैं आपकी मुलाकात एक पॉलिटिकल हाईकमांड से करा सकता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे पॉलिटिकल हाईकमांड कौन है? पॉलिटिकल हाईकमांड तो अप्रैल महीने में पहुंचते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अब वो कौन और पॉलिटिकल हाईकमांड है, उनकी पार्टी का अध्यक्ष है, क्योंकि इनकी पार्टी के अध्यक्ष का भी रक्षा सौदे में दलाली खाने का इतिहास पुराना रहा है। तो अब कौन है पॉलिटिकल हाईकमांड वो तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन अगर उससे पूछताछ की जाए और फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो शायद जानकारी मिल पाएगी देश को कि किससे वो मीटिंग कराने की बात कर रहा है। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई इस पूरे मामले में जांच तो ऑलरेडी चल रही है, सुषेण गुप्ता को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अगर गिरफ्तार किया गया तो क्या आपको लगता है इस पूरे मसले पूछताछ हुई और जानने की कोशिश की गई कि पॉलिटिकल हाईकमान कौन था? क्योंकि अगर ये आदमी ये बताएगा कि हाईकमान कौन है। नहीं, मेरी जानकारी ये नहीं है आशुतोष जी कि सुषेण गुप्ता को राफेल के मामले में कहीं गिरफ्तार किया गया। सुषेण गुप्ता को तो अगस्ता वेस्टलैंड के डील के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुषेण गुप्ता पर राफेल को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है ऐसी जानकारी तो सरकार ने आज तक किसी को नहीं दी, ना मीडिया में इसकी जानकारी दी, ना पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी। ये तो जब देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि जिस कंपनी को, जिस देश को फायदा हुआ इस डील से, वो फ्रांस, वो तो जांच करा रहा है अपने यहां, और जिस देश के लोगों को करोड़ों हजारों करोड़ का चूना लग गया इस रक्षा सौदे में, वहां हम जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। यहां कोई आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना ये सरकार। तो ये भी एक अजीब बात है कि मतलब जिस देश की कंपनी को फायदा हुआ है इस डील से, वो तो अपने यहाँ तमाम तरीके की जांच करा रहे हैं और तमाम तरीके की कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस पे किसी के भी कान में जू नहीं रहेंगे। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे संजय जी। मैंने ये सवाल, पॉलिटिकल हाईकमान वाला सवाल, सुषेण गुप्ता की गिरफ्तारी का सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि अगर उस आदमी की, मान लीजिए अगस्ता वेस्टलैंड में मामले में भी गिरफ्तारी अगर हुई है और इनके पास ये नोट बरामद होता है जहां पे पॉलिटिकल हाईकमान के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये माना जाना चाहिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने या सीबीआई ने इस शख्स से पूछताछ पे पूछा होगा कि भाई ये पॉलिटिकल हाईकमान कौन है जिससे तुम मीटिंग करा सकते थे। तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भाई अब तक तो उनकी जानकारी में होगा सरकार के कि भाई पॉलिटिकल हाईकमान कौन था जिससे मीटिंग करा रहे थे? अगर ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट, जो कैलकुलेशन था, दाम की बात थी, वो कागज लीक हुई, तो पूरी जो ट्रेल है वो निकल के सामने आ जाएगी। आपको लगता है कि ये जानकारी ईडी के पास होगी और आप लोगों को ईडी के पास जाना चाहिए, सीबीआई के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल हाईकमान कौन है, आपने पूछताछ की या नहीं पूछताछ की, या उसने नाम बताया नहीं नाम बताया? आशुतोष जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में ऐसी आदर्श स्थिति फिलहाल है नहीं। अगर कोई पूछताछ हुई होगी तो मुझे लगता है कि जैसे ही जानकारी मिली होगी तो वो पहले उसी पॉलिटिकल हाईकमांड के साथ सारी जानकारियां शेयर कर दी गई होंगी और उसके बाद ईडी और सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सबको चुप करा दिया गया होगा कि इस बार में ना कुछ बोलना है, ना पूछना है, ना कोई जांच करनी है। यही हो रहा है इस समय। आप मुझे बताइए ना, कभी आपने सुना कि दिल्ली पुलिस को लेके सीबीआई डायरेक्टर के दफ्तर पे छापा मार दिया गया हो? कभी आपने सुना टेक ओवर कर लिया गया हो? हुआ ये? तो इसलिए इस सरकार से आप लड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, उठाना चाहिए भी। नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत जीवित है वो भी मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य तो करेंगे, लेकिन
अपनी ओर से पहल करके कोई राफेल की जांच इन्होंने कराई होगी, या इसमें जो जानकारी मिली है पॉलिटिकल हाईकमांड से मीटिंग कराने वाली बात, या कौन था वो पॉलिटिकल हाईकमांड, ऐसी कोई पूछताछ हुई होगी, इस पे मुझे पूरा शक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, या हुआ भी होगा तो उसको दबा दिया गया होगा, क्योंकि हम लोगों को तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया, ना देश को कोई जानकारी दी गई इस बारे में। संजय जी, जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आई है, क्योंकि ये रिपोर्ट मीडिया पार्ट लाया है, जिसके बाद ये पूरा दोबारा से कह सकते हैं राफेल का भूत निकल आया है, जिन बोतल से निकल आया है। मीडिया पार्ट से आपको लगता है कि अभी और जानकारियां आएंगी? क्योंकि अभी तक तो उसने 2007 से 2012 का किस्सा सुनाया है, उसके बाद का किस्सा भी, जिसके पास इतना है उसके आगे का भी हो सकता है। और क्या आप लोग भी सोचते हैं पॉलिटिशियन के तौर पे या पिटिशनर के तौर पर कि आप भी मीडिया पार्ट से संपर्क करें और पूछें भाई इस मामले को पूरा क्यों नहीं खोल रहे हो? देखिए, निश्चित रूप से इसमें मैंने जैसा आपको कहा कि कई स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है, कई स्तर पे जानकारियां छिपाई गई हैं, कई स्तर पे जांच को दबाया गया है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से क्लीन चिट गलत और झूठी जानकारी देकर ली गई है। तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। तो जानकारियां तो अभी और आएंगी, निश्चित तौर पे आएंगी। अब जैसे पॉलिटिकल हाईकमांड का ही एक मामला सामने आ रहा है, तो वो कौन है, ये सवाल तो पूरे देश के लोगों के मन में है कि एक दलाल, एक रक्षा सौदे का दलाल, वो किससे मीटिंग कराने की बात कर रहा है, किससे मैच फिक्स कराने की बात कर रहा है। तो ये तो एक सवाल लोगों के मन में है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी हठी सरकार कह लीजिए, या कह लीजिए तानाशाह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो 10 महीने से देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहती है, तीनों काला कानून कम नंबर होने के बावजूद राज्यसभा में जबरन पास कर लेती है, और जो सरकार सीना ठोक के अपने उस रक्षा मंत्री के, अपने उस गृह राज्य मंत्री के साथ खड़ी होती है, जिसकी गाड़ी किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल के मार देती है, आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और हम लोगों को एक अपोजिशन के नाते अपना फर्ज निभाना है, आवाज तो उठानी है जी। अपनी ओर से कोई कार्रवाई करेंगे, बहुत दबाव पड़े तो भले कुछ कर दें, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये पॉलिटिकल हाईकमान है कौन? वो वाटरगेट कांड में ये होता है फॉलो द ट्रेल, फॉलो द मनी होता है ना, कि पैसे को अगर आप ट्रेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल इसके पीछे है कौन। अगर ये पता चल जाएगा कि भाई सुषेण गुप्ता की उस पॉलिटिकल हाईकमान से, वो कौन पॉलिटिकल हाईकमान था जिससे वो मीटिंग कराना चाहता है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी कि दरअसल इस पूरे मामले में गड़बड़ घोटाला कितना हुआ है और कितने स्तर का गड़बड़ घोटाला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस बात का खुलासा हो पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में शामिल होने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।